हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हमने देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पर जो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, राइट, आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस होता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है उनको हम किस प्रकार एनालाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली वो हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कहलाता है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस refers to the process of conducting research on a company। बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है वो किसको रेफर करता है? जो कंपनी पर रिसर्च की जो प्रोसेस हम कंडक्ट करते हैं उसको रेफर करता है। एंड इट्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और जो इसका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है इसको रेफर करता है टू फार्मूलेट अ स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करने के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को ये रेफर करता है। द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में डिफर फ्रॉम एन एकेडमिक और अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। जो इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की वो अलग हो सकती है, एकेडमिक से अलग हो सकती है या बिजनेस पर्सपेक्टिव से अलग हो सकती है। बट द प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल कॉमन फैक्टर। पर जो प्रोसेस है इसका उसमें बहुत सारे कॉमन सेवरल फैक्टर होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पहला फैक्टर क्या आता है? आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा रेलिवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटजी। जो कंपनी की स्ट्रेटजी है उसमें हम जो डेटा है, रेलिवेंट डेटा, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसमें ये कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन सेवरल फैक्टर्स हैं कि जो कंपनी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो हमारे पास रेलिवेंट डेटा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको हम इवेल्युएट करेंगे। सेकेंड यहाँ पर आता है डिफाइनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू बी डिस्प्लेड। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरनल या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको हम टू बी एनालिसिस करने के लिए यूजिंग सेवरल एनालिटिकल मेथड हैं। बहुत सारे अलग अलग जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया या वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया। अब जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, हम जो कोई एनालिसिस करते हैं उसको हम इंटरनली भी करते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली जैसे पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल हो गए, स्वॉट एनालिसिस हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस हो गए, RRB यानी रिसोर्स बेस्ड व्यूज होते हैं, राइट वो। तो ये अलग अलग एनालिसिस है जिनको हमने डिवाइड भी करा है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इनको हम देखते हैं। अब बेसिकली जो एनालिसिस है हम दो प्रकार करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? जो एक कंपनी है, जो एक फर्म है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर का जो एक इन्वायरमेंट है, राइट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको हम किस प्रकार एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? जो विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एक इन्वायरमेंट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल एनालिसिस कहलाती है। पर गाइस इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। The word external analysis, environmental analysis has been made up of 2 words। बेसिकली ये 2 वर्ड से मिलके बना है। इसमें आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आता है एंड एनालिसिस आता है। द फर्स्ट वर्ड जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे एलिमेंट्स या जो फैक्टर आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटरप्रेन्योर। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरप्रेन्योर है, उसके बाहर किस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस, एक इंटरप्रेन्योर के इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। लाइक जैसे कौन कौन से इकोनॉमिक एलिमेंट्स हो गए, सोशल फैक्टर हो गए, कल्चरल हो गए, पॉलिटिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, टेक्निकल और रिलीजियस, इथिकल एंड इंटरनेशनल एक्सेट्रा विच अफेक्ट हिज बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस को जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, राइट, वो जब अफेक्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं।
जो अदर वर्ड इसमें होता है दिया गया है एनालिसिस। एनालिसिस माने क्या होता है, किसी चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका कोई रिएक्शन देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और रिएक्शंस टुवर्ड दोज फैक्टर या एलिमेंट या इशूज, यानी जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो रिएक्शन क्या है, वो बेसिकली एनालिसिस कहलाता है। निग्लेक्ट देयर ऑफ टेकिंग द डिसीजंस बाय प्रिडिक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज, राइट। हम अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट करते हैं, उनके लिए हम प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। हेंस इन कंपोजिट फॉर्म, हम अगर दोनों जो वर्ड हैं उनको हम कंपोजिट करते हैं तो ये बनता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, जिसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं बाय असेसिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, टेक्निकल, इथिकल या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इनको हम एसेसिंग कर रहे हैं टू इशू एन अपॉर्चुनिटीज। हम अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए जितने भी जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उनको हम एसेसिस करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करने के लिए। अब एक्सटर्नल एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम, जो कंसेप्ट है जिनके बिहाफ पे हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम एनालिसिस करते हैं। पहला इसमें आता है पेस्टल। आपने पेस्टल हमेशा सुना होगा, पढ़ा होगा। पहले बेसिकली पेस्ट था, बाद में इसमें और सारे जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर है, वो इंक्लूड हो गए। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एक जो ट्रिक है पेस्टल, राइट। पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस है। आप कंफ्यूज मत होना, जो पेस्टल है वो कोई इंटरनल नहीं है, पेस्टल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस है। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट लेवल, एंड मैक्रो माने बड़ा, जो बड़ा एक एनवायरनमेंट लेवल होता है। फोकस फोर्स द माइट अफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। दीज फोर्सेज कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फोर्सेज हैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी जो अपॉर्चुनिटीज है या जो उनके लिए थ्रेट्स हैं, दोनों को ये क्रिएट कर, दोनों को ये बढ़ा देते हैं। Therefore the aim of doing paste is to, बेसिकली जो पेस्टल है उसका क्या एम है, हम उसको क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो एम होता है, फाइंड आउट द करंट एक्सटर्नल फैक्टर। हम करंट एक्सटर्नल फैक्टर है उनको फाइंड आउट करते हैं। अफेक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे अपना टेक्नोलॉजिकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, आपका लॉजिकल होगा, इन फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड मे चेंज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। टू एक्सप्लॉइट द चेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड डिफेंड अगेंस्ट देम थ्रेट्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स वुड बी, राइट। तो जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उनके अंदर चेंजेस हैं उनको देखते हैं और हम डिफेंड करते हैं अगेंस्ट थ्रेट्स। जो हमारे पास थ्रेट्स हैं जो आ रही हैं उनको हम डिफेंड करते हैं कंपेयर टू अपॉर्चुनिटीज को, बेटर देन कंपटीटर्स वुड डू, राइट। अब जो इसकी पेस्टल एनालिसिस क्या होता है उसको देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर। पेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विच डिस्क्राइब द एरिड इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बेसिकली किस पर डिपेंडेंस होता है, ये जो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड होता है, विच इज यूज्ड स्कैनिंग कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कंपोनेंट में यूज करते हैं। अब पेस्टल में कौन कौन से आते हैं, पेस्टल में आपका आता पी फॉर आपका पॉलिटिकल हो गया, राइट। ई फॉर आपका इकोनॉमिक हो गया, आपका एस फॉर आपका सोशल हो गया, टी फॉर आपका टेक्नोलॉजिकल हो गया, ई फॉर आपका इन्वायरमेंटल हो गया और एल फॉर आपका लॉजिकल हो गया। तो इसमें 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जिनको मिला के पूरा पेस्टल एनालिसिस बनता है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पेस्टल की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए, या वो आपको इस पेस्टल वर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में दे सकते हैं, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में मैच करने के लिए भी आ सकता है। अब इन जो पेस्टल के फैक्टर्स हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें पेस्ट में देखते हैं, द आउटकम ऑफ पेस्ट इज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल पिक्चर सराउंडिंग द कंपनी। जो पेस्टल का जो
आउटपुट निकल के आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, उससे हम एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो ओवरऑल पिक्चर क्या है एक कंपनी के सराउंडिंग की, कंपनी की जो पूरी सराउंडिंग है, जो उसकी ओवरऑल पिक्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं जब पेस्टल का आउटकम निकल के आता है। हमने अच्छे से पेस्टल को एनालाइज कर लिया तो जो ओवरऑल कंपनी की पिक्चर क्या है, राइट, कंपनी की सराउंडिंग पिक्चर क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पेस्टल एनालिसिस आल्सो डन टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ न्यू मार्केट। जो न्यू मार्केट का पोटेंशियल क्या है उसको हम एक्सेस करते हैं। द जनरल रूल इज दैट द मोर नेगेटिव फोर्सेस are affecting the market, the harder is to do business in it, right? Difficulties that will have to be deal with a significantly reduced profit potential, and firm can simply decide not to engage in any activity in that market, right? So the process of carrying out pestle analysis should involve as many managers as पॉसिबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो आप पेस्टल की प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि जो अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ सकें। इनमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? पहला जो इसमें स्टेप इंक्लूड होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल प्लस अदर फैक्टर। जितने भी जो पेस्ट के जो फैक्टर्स हैं पेस्टल के, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना इसमें स्टेप होता है। सेकंड क्या होता है कि उनको आइडेंटिफाई भी करना। हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, अब हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो अपॉर्चुनिटी या थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो आप फैक्टर्स आते हैं पेस्टल के अंदर उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पेस्टल सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल फैक्टर आता है। पॉलिटिकल फैक्टर नाम से क्लियर हो रहा है कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर कहलाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ऑन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो उनके रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, उनका इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली ये पॉलिटिकल फैक्टर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई टैक्स पॉलिसीज़ आ गई, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ गए, या लेबर लॉज में कुछ चेंजेस हो गया, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालते हैं ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, changes in the government regulations related to the environmental protection can impact the operation of organization। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई भी चेंजेस होता है, गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन बनाती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा पड़ता है, राइट। आप कहीं पे पॉलिसीज हाई कर दिया तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कोई लेबर लॉज बना दिए हैं तो पड़ रहा है, कोई ट्रेड का रिस्ट्रिक्शंस बना दिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वहाँ प्रोवाइड कर दिए तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स आते हैं वो पॉलिटिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। सेकेंड इसमें आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड से क्लियर हो रहा है कोई ऐसा इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उनके वजह से कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं? आपका इन्फ्लेशन हो गया, राइट, आपका एक्सचेंज रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, या जो इंटरेस्ट रेट है, इनके वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक फैक्टर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल दिया है, ए रिसेशन कैन लीड टू डिक्रीज इन द कस्टमर स्पेंडिंग, राइट, विच कैन इम्पैक्ट द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक जो रिसेशन आता है वो उसका एक जो लीड कर किस चीज़ को लीड करता है कि जो कंज्यूमर है उनकी जो स्पेंडिंग होती है, राइट, वो खर्चे कम करते हैं, कम पैसे स्पेंड करते हैं, तो वो उनकी डिक्रीज हो जाती है एक रिसेशन में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब एक रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट, लोगों के रिसेशन जा रहे हैं, तो जो लोगों के पास सेविंग होती है उसको स्पेंड करना नहीं चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, यानी फॉल कर जाते हैं। उस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल होती है उस पर एक बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक फैक्टर। इसके बाद सोशल कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर रिफर टू द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन पर एक सोसाइटी के
वजह से या कोई जो कल्चरल फैक्टर है उनकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सोशल कल्चरल फैक्टर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका डेमोग्राफिक ट्रेंड हो गया, राइट, आपका कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स हो गए, या लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए। इन वजह से अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये हमारे सोशल फैक्टर कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स हेल्थियर फूड ऑप्शन कैन इम्पैक्ट द सेल्स ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, राइट, उसमें कुछ चेंजेस होता है टूवर्ड्स हेल्थियर फूड ऑप्शन, राइट, यानी वो कंज्यूमर का जो अभी तक कंज्यूमर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे थे पर उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज करा, अपनी जो प्रेफरेंस है उनमें चेंज किया, एक हेल्थियर फूड ऑप्शन चूज करने के लिए अब वो फास्ट फूड लेने गए, तो उस वजह से क्या पड़ेगा कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उनकी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अपना प्रेफरेंसेस थे उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि अब वो जितने भी जो हेल्थी फूड्स हैं उनको वो लेना पसंद कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो फास्ट फूड जो एक चेन है फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उनकी सेल्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इसमें ऑटोमेशन आता है, इनोवेशन हो गया, एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कोई भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर किसकी वजह से, कोई ऑटोमेशन आ गया, राइट, ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई, या कोई इनोवेशन हो गया, राइट, कोई प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हो गए फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन, या जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनका जो उस वजह से जो फैक्टर्स हैं उस वजह से जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल दिया गया है, द इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स, अगर जो ई कॉमर्स का इमरजेंस है हैज़ चेंज द वे कंज्यूमर शॉप विच हैज़ इम्पैक्टेड ऑन द रिटेल इंडस्ट्री। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टेक्नोलॉजी फैक्टर का। अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उस वजह से क्या हुआ, जो ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, एक इमरजेंस हुआ, उस वजह से जो कंज्यूमर्स थे वो शॉप पे जाना पसंद नहीं करते हैं, अब लोग एक ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो उस वजह से जो रिटेल इंडस्ट्री थी उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, एक ड्रास्टिक चेंज आया कि उनकी सेल्स जो रिटेल इंडस्ट्री थी उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, कि लोग अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप लैपटॉप ओपन करिए, मोबाइल फ़ोन ओपन करिए, अगर आपको ई कॉमर्स साइट पे जाना है आप अमेज़ोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए और वहाँ से आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। जिस वजह से क्या होता है, जो रिटेल की इंडस्ट्री है उन पर बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद जो आता है लीगल फैक्टर्स, लीगल माने कोई कानूनी फैक्टर्स हैं उन वजह से जो कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, या जो लॉज वगैरह आ रहे हैं उनके वजह से जो चेंजेस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर, तो बेसिकली वो लीगल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को के लिए कोई नियम बना दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस आ गए, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ गया, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये सारे फैक्टर लीगल फैक्टर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल दिया गया, डेटा प्राइवेसी एक लॉ आ गया, कैन इम्पैक्ट द वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा एंड यूज कंज्यूमर डेटा। अब कोई ऐसा एक डेटा प्राइवेसी लॉ आ गया पार्लियामेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, राइट, या जो डाटा यूज कर रहा है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, तो ये लीगल फैक्टर के अंदर आता है। अब इसमें जो लास्ट एलिमेंट आता है वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, जो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट से जो रिलेट कर रहे हैं, इन फैक्टर की वजह से जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर, वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज हो गया उसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर हो गया इसकी वजह से, या सस्टेनेबिलिटी कंसर्न है, इनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेवली रिलिएंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज में फेस सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज।
एक ऐसी फर्म, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही हैविली पूरे तरीके से रिलियंट है, पूरी तरीके से डिपेंड है नेचुरल रिसोर्सेज पे। क्योंकि जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर डिपेंड करता है, पर ऐसी क्लाइमेट की वजह से उनमें वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरी जो सप्लाई चेन है, राइट, उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, पूरी सप्लाई चेन खराब हो जाती है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, क्लाइमेट वहाँ पे अनुकूल नहीं है, और एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन हर पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है, तो जो सप्लाई चेन है पूरी एक डिस्टर्ब हो जाएगी, सप्लाई चेन एक पूरी बिगड़ जाएगी। तो वो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर। तो हमने पेस्टल को डिस्कस किया। अब जो पेस्टल का एप्लीकेशन क्या होगा, पेस्टल एनालिसिस कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। इसका जो एप्लीकेशन होगा, हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो थ्रेड्स हैं उन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बाय एनालाइजिंग दीज फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन डेवलप स्ट्रेटजी दैट अलाइन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। अब इसका एग्जांपल क्या है, इफ़ an organization identify a trend towards healthier food options, right, can develop new products that cater to this trend. Similarly, if organization identify करता है थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करा फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उन्होंने गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है उनको उन्होंने एक थ्रेड को आइडेंटिफाई करा एक ऑर्गेनाइजेशन ने, इट कैन टेक स्टेप टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन या लॉबी फॉर चेंजेस इन द रेगुलेशन। तो वो एक अवेयर हो जाता है, अब उसको फुलफिल करना है कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उनकी थ्रेड उसको आने वाली है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई रेगुलेशंस बना लिए, उसको चेंज करना है, उससे वो एक अवेयर हो जाता है। तो इसका ये एप्लीकेशन आता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, इसका कंक्लूजन बेसिकली आएगा, पेस्टल एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल। ये बहुत ही पावरफुल टूल है दैट कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये ऐसा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको अच्छे से वो एनालाइज करता है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। बाय एनालाइजिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, technological, legal, environmental factor, organization can identify opportunity and threats in the external environment। बिल्कुल बात सही है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या आने वाली हैं, उनको वो अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। दिस एनालिसिस कैन बी यूज टू डेवलप स्ट्रेटजी एंड अलाइन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलाइन करता है, विच कैन लीड टू द लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को लीड करता है, एक उम्मीद बनती है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेड्स हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो एक प्रॉपर आपको अलाइन करता स्ट्रेटजीज बनती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसका मतलब, जिसका आउटकम क्या निकल के आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस हो जाएगी। तो बेसिकली ये इसका कंक्लूजन आता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle।